स्त्री जीवन कष्टों से भरा है। एक नारी संसार की उत्पत्ति का आधार है और जीवन के चक्र में नारी को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसके विपरीत पुरुष उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक पुरुष नारी से ही जन्मा है, पर नारी की इज्जत पर हाथ डालते समय वो भूल जाता है कि उसे जन्म देने वाली भी नारी ही थी। एक नारी अपने जीवन में क्या पाती है? माँ बाप के घर भी उसे पराया बताया जाता है और ससुराल में भी। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ती। उस पर पुरुष का ही अधिकार होता है, पिता के घर पर माता पिता का और ससुराल में पति का। एक नारी की सारी इच्छाएं पुरुष से होती हैं। एक नारी बच्चे को जन्म देती है, पर अधिकार पुरुष का ही होता है। क्या हासिल होता है एक नारी को? क्या नारियां इसलिए बनी है कि उनके हर अधिकार से लेकर उनके जिस्म तक पुरुष केवल अपना राज्य कर सके? इतना सब कुछ सहने पर भी स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार नहीं है। एक पुरुष नारी के लिए कब जानवर बन जाए कोई पता नहीं। फिर भी ये समाज नारी से चाहता है कि नारी के पास अपना है ही क्या? क्या क्या करना होगा नारी को पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए? माँ, बहन, अर्धांगिनी, बेटी और ना जाने ऐसे कितने ही रूप को धारण करने वाली वो मूर्त कलयुग में स्त्री के नाम से जानी जाती रही है। स्त्री प्राचीन काल से ही इस धरती पर कई सारे अवतार लेकर जन्म लेती रही है। ये स्त्री कभी एक माँ के रूप में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो कभी एक बहन बनकर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो कभी एक पुरुष का आधा अंग बनकर उसकी अर्धांगिनी कहलाती है, तो कभी एक बेटी बनकर अपने पिता का नाम रोशन करती है। आज के समाज में एक स्त्री की स्थिति पूर्ण रूप से उसकी सोच पर निर्भर करती है। एक तरफ तो वो ही स्त्री दिल्ली के एक सुनसान इलाके में देर रात चंद दरिंद्रों की हवस के शिकार बन जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में पली बड़ी किरण बेदी नाम की बेटी उन्हीं दरिंद्रों की खाल खींचती नजर आती है। अगर वो अपने आप को एक अबला नारी मान ले तो एक चार दीवारी के भीतर अपनी सासू माँ के अत्याचार सहते सहते ही मर जाती है, और अगर वो खुद को एक सबल नारी माने तो जापान में भीषण भूकंप में अपनी जान देते हुए अपने बच्चे को एक नया जीवन दे जाती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही एक स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। समय के साथ साथ स्त्री को प्रताड़ित करने के सिलसिलों में बढ़ोतरी होती गई। पहले सती प्रथा, फिर पर्दा प्रथा और फिर बाल विवाह, ऐसे बहुत से असामाजिक कृत्यों से भारतीय नारी का सामना समय समय पर होता रहा है। आज के इस प्रायोगिकता के दौर में एक ओर इन्हीं स्त्रियों को जहां मंदिरों में देवियों के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं देवी समान बेटियों को अस्पतालों में कोख से बाहर तक नहीं आने दिया जाता है। हमारे देश में महिला अत्याचार की बढ़ती घटनाओं ने भारतीय नारी की सुरक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पूरे भारतवर्ष में स्त्री को सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। आज एक माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए गांव से दूर भेजने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि शहर में तो आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार, यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध होते रहते हैं। ऐसे में उस बेटी के सारे सपने वहीं चूर चूर हो जाते हैं और फिर वो घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है। महाराष्ट्र महिला आयोग की एक सदस्य द्वारा कुछ समय पहले दिया गया बयान सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो सही मायने में महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य बनने लायक भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के लिए महिलाओं का पहनावा और बर्ताव जिम्मेदार है। इन मोहतरमा से मैं एक सवाल सीधा करना चाहूँगी कि उस 6 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा उकसाने वाला पहनावा पहना हुआ था जिससे उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक निर्दयी दरिंदे ने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसी सदस्य ने दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को घटे उस सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में कहा कि उस लड़की को रात में फिल्म देखने के लिए जाने की क्या जरूरत थी। इस घटना के पश्चात कई लोगों ने सलाह देते हुए ये तो कह दिया कि माता पिता अपनी बेटियों को देर रात कहीं नहीं भेजें, उन्हें भड़कीले कपड़े नहीं पहनने दें और उन्हें हिदायत दें कि वो अपनी मर्यादा में रहें। लेकिन किसी महानुभाव ने ये नहीं कहा कि जब कोई बेटा घर से निकले तो माता पिता उसे ये समझाएं कि बाहर जाकर किसी लड़की को ना छेड़ें, किसी का बलात्कार ना करें और अपनी मर्यादा में रहें। स्त्रियों की इस स्थिति के लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो एक बेटे और एक बेटी में फर्क करता है। मगर इंसान को ये बात समझना चाहिए कि स्त्री भगवान द्वारा बनाई गई बहुत ही खूबसूरत कृति
जो प्रेम, स्नेह, करुणा और मातृत्व की प्रतिपूर्ण है। स्त्री नाम की इस पहेली को समझना आज के किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। यही स्त्री एक माँ बनकर अपने ही बच्चे द्वारा एक रोटी के लिए तरसती है, तो कभी एक बहन बनकर अपने ही भाई द्वारा पिता की जायदाद से बेदखल कर दी जाती है, कभी एक अर्धांगिनी बनकर अपने ही शराबी पति द्वारा मार खाती है, और कभी एक बेटी बनकर कम उम्र में अपने पिता द्वारा ब्याही दी जाती है। इतना कष्ट सहने के बाद भी अपने मुंह से एक आ नहीं निकालने वाली ये परिभाषा स्त्री कहलाती है। मैं हूँ धरा, मैं जननी, मैं हूँ उर्वरा, मेरे आंचल में ममता का सागर भरा, मेरी गोदी में सब सुख की नदियाँ भरी, मेरे नयनों से स्नेह का सावन झरा, मैं दया क्षमा में हूँ ब्रह्मा सुता, मैं हूँ नारी जिसे पूजते देवता। देखा गया है कि कितना भी देवी मानव बनाया गया, फिर भी महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं रही। आज भी वो कहीं न कहीं उपेक्षित और प्रताड़ित है। ज़रूरत है बनी बनाई उन छवियों को तोड़ने की जो चली आ रही है परंपरागत रूप से। हमें इन छवियों को खुद से अलग करना होगा। हमें ये बताना होगा कि हम देवी नहीं हैं, एक मनुष्य हैं, एक इंसान है, परी नहीं है जिसे हर वक्त सुंदर होने की सुंदरता के मानक पर कसा जाए। महान भी नहीं हूँ और उतनी भी बेचारी नहीं जो ये बतलाकर हमें कमतर बताया जाए। निसहाय बेसहारा तो बिल्कुल भी सिद्ध ना किया जाए। कोमल कहकर बराबरी की जंग में पीछे हटने को ना कहा जाए। लड़की अपने सुख दुख भला बुरा बाखूबी जानती है, अपने निर्णय वो लेने में सक्षम है। आज भी इतने दशकों के बीत जाने पर भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है। संघर्षों और आंदोलनों के बावजूद वो आज भी हाशिए पर है। अभी भी महिलाएं बराबरी के हक से वंचित हैं। अपने आसपास समाज में हो रहे इस भेदभाव को कतई हम नकार नहीं सकते। आधी आबादी की आज़ादी का सच यही है कि अभी भी इस आधी आबादी को आज़ादी नहीं मिली है, और इस कड़वी सच्चाई से हम अपना मुख नहीं मोड़ सकते। सवाल ये है, हमारे समाज के 21वीं सदी का जो भारत है, महिलाओं बालिकाओं की स्थिति आज भी क्यों नहीं बदली है? थोड़े बहुत परिवर्तन या छुटपुट बदलाव से नहीं होगा। हम ऐसे कैसे आज़ाद भारत की कल्पना कर सकते हैं? ज़रूरत है इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र की किताबों, बनी बनाई पटवारियों को ध्वस्त करने का, इनके संवेदनशीलता को समझने की, इन्हें मनुष्य शब्द पढ़ने की। तभी इनके विजय की बात हो सकती है, जहाँ वो स्वतंत्र होंगी अपने मन की करने की, इच्छा को पाने की, और खुलकर कह सकेंगी, मैं स्त्री, मैं शक्ति, मैं विश्वास, मैं आज़ाद, मैं घर की धुरी। और संस्कृत में कही गई पंक्तियाँ भी सिद्ध हो जाएंगी, जहाँ कहा जाता है, ना स्त्री रत्मंसक रत्नन्नम, मतलब स्त्री रत्न के समान और कोई रत्न नहीं है। महिलाओं की आज़ादी तभी मानी जाएगी जब घर में, परिवार, समाज, देश, दुनिया, सभी जगह हर वर्ग की महिलाओं को आज़ादी हासिल हो। सच्चाई तो यह है कि इस आज़ादी को पाने के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है, मशक्क़त करनी पड़ रही है। जब यह आज़ादी मिलेगी तभी समाज, परिवार, हर रिश्ते में बंधी महिलाओं की आज़ादी मानी जाएगी। वरिष्ठ कवयित्री सुमन केशरी कहती है, स्त्रियां हैं और एक अहम मुद्दा है, लेकिन हम इसी के साथ सचेत, ठोस और सार्थक नागरिक भी हैं। दुनिया वालों, यह जानो और फिर आओ बराबरी के धरातल पर बात करते हैं। फिलहाल कानून चाहे जो भी कहे, हमारे समाज की कड़वी सच्चाई यह है कि आज कानून बनने के बाद भी बेटियों, बहुओं, बहनों को संपत्ति के हक में बराबर का हक नहीं मिल पा रहा है। लड़की कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी तो जो भी आधी हिस्सेदारी उसमें अपना हक पाएगी। स्वेच्छा से देने की बात छोड़िए, ये हम सब देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा पाती हैं, या उन्हें मनमर्जी से मिल गया होता है या मिल रहा है। इस हकीकत से हम सभी रूबरू हैं। खैर, अभी हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपना हिस्सा लेने, खुद का हक मांगने के लिए। ये तो उस समय पता चलता है जब बेटियां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। हमारे यहाँ भी कानून प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इंसान की आधी उम्र निकल जाती है। एक अकेली औरत को बच्चे को लेकर लड़ना, बोलना, मांगना कितना महंगा पड़ता है, ये तो उस लड़की के मुँह ज़ुबानी सुनी जानी जा सकती है। या हमारे आसपास भी कितनी महिलाएं रहती हैं जो कुछ समय बाद थक हार जाती हैं और लड़ना मांगना बंद कर देती हैं। हारकर उन्हें उन्हीं परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्यों उन्हें समझौता करना पड़े?
कितना अच्छा हो कि बिना मांगे बिना लड़े उन्हें वाजिब हक मिले और बिना समय गंवाए। आज भी समाज की कड़वी सच्चाई यही है कि जमीन, सारी खेत, सारी संपत्ति बेटे पति पुरुष के ही अधीन होती है। अधिकतर पर उन्हीं का नाम होता है। महिलाओं को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने वाले लोग कम हैं, कम ही सुना। मुझे लगता है सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत तो यही है। बदलाव इन्हीं कामों और घर से क्यों ना किया जाए। लैंगिक समानता की शुरुआत घर से ही क्यों ना हो। कई घरों में आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। दोनों को समानता देनी होगी, तभी गांव, समाज, देश, परिवार, लड़कियों, महिलाओं के विकास की यह लड़ाई समानता बराबरी के पथ पर आगे बढ़ सकेगी। और एक बात जो अब तक नहीं बदली, हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, पर व्यवहार में उसे अपनाने में अभी भी वो समय बहुत दूर है। औरतों को ही कसूरवार ठहराया जाता है अगर कुछ भी रिश्ते में ऊंच नीच हो जाती है। रिश्ते बिगड़ते हैं, रिश्ते नहीं चलते, घूम फिर उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। इसलिए जिंदगी में हो रहे तमाम दुर्गति को सहती ही ना चाहते हुए भी अपने जीवन में, मैं तो कहती हूँ, अन्याय किसी भी कीमत पर हमें सहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम फिर आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को देखने सुनने के लिए क्या छोड़ जाएंगे। इसलिए हो रहे अत्याचारों का विरोध हम सबको करना चाहिए, लेकिन शुरू तो पहले अकेले से ही की जा सकती है, फिर साथ देने को हाथ मिलते जाते हैं। थामते हाथ ही बार बार इस आधी आबादी की जीत को मुकम्मल करेंगे। और एक बात जो मैंने देखी है और समझी है, आज भी लड़कियां अपनी जाति से बाहर शादी नहीं कर सकती, अपने मनपसंद साथी नहीं चुन सकती। सही तो यह होता कि उन्हें तय करने दिया जाता कि वो क्या चाहती है, चुनने दिया जाता उनकी अपनी इच्छा, जो कि सबसे अहम बात है। और एक सवाल, शादीशुदा महिलाओं के घर जब टूटते हैं, अधिकतर उन्हें ही समझाया जाता है कि समझौते के लिए, और रिश्ते ना चल पाने की जवाबदेही भी उनके सिर पर छोड़ दी जाती है। अगर हिम्मत कर खुद का वो निर्णय ले भी ले तो परिवार छोड़ भी दे, हमारा ये समाज उसे कसूरवार ठहराने में पीछे नहीं रहता, मौजूद रहता है हर वक्त उससे सवाल करने के लिए, बुरा बताने के लिए। वो नहीं चाहती फिर भी एहसास कराया जाता है, तानों को मार जहाँ भी वो हो। मैंने खुद देखे हैं और इसलिए ये मेरा खुद का अनुभव है। आखिर विचार है ये दुख, पीड़ा, अपमान और अब्यूसिव रिश्तों के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। समाज परिवार के लोगों की सोच में बदलाव बहुत कम हुआ है, जो कि ये बदलाव व्यवहारिक स्तर पर होना चाहिए था। और परिवार समाज में हमें सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। जब तक लड़कियां खुलकर नहीं बोलेंगी, अपनी बात नहीं रखेंगी, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। उनको अपना हक चाहे छीन कर, मांग कर, जैसे भी हो, बुलंद आवाज़ कर, हिम्मत से लड़कर लेना ही होगा। आज भी बोलती हुई लड़कियां घर बाहर नहीं सुहाती, उन्हें झगड़ालू, मुंहफट करार दे दिया जाता है। हमें ऐसे केस देखने को मिलते होंगे जहां ये ना सुनाया जाता हो। मैं कहती हूँ, अपनी चुप्पी को तोड़िए, एक होइए, संग बोलिए, ना कि इस लड़ाई को अपनी दूसरी सोच, विचार, हरकतों, बोली वजन से कमज़ोर कीजिए। अपने हकों, अधिकारों की इस लड़ाई को एक होकर मजबूत कर सकते हैं, और हमारी यही मजबूती एक दिन हमें अपने अधिकार दिलवाकर रहेगी। आखिर में ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। फिलहाल इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस समय के लिए महिला अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प करते हुए, नारी शक्ति को सलाम करते हुए बोलो कि बोलने के लिए शब्द आज़ाद है हमारे। ये बताओ सबको कि हम आज़ाद हैं अपना हर पक्ष रखने के लिए। बोलना ज़रूरी है हमारे समाज के वहाँ जहाँ हमें कमतर, कमज़ोर बताने पर तुली हो सारी दुनिया। यूँ कब तक हम चुप्पियों को थामे रहें, खामोशी के पहरे के साए में रहें। घर खामोश है सही बातों के लिए, तो कमज़ोर कर रहे हैं खुद की लड़ाई को, अपनी सबकी लबों के आज़ादी की लड़ाई को, महिलाओं के हकों में उठती आवाज़ों को। यह ना समझो कि ये करने से हमारे तुम्हारे घर के ये गुलशन बर्बाद होंगे। अगर हिम्मत है आप में तो उठा लो शब्द का ढाल, खुद को बचाने को शब्दों, वाक्यों की तलवार। अगर हिम्मत है तो बढ़ा लो कदम, अपने आगे दो चार। ये मत सोचो कि क्या होगा घर परिवार का हाल, ये मत सोचो कि क्या होगा आपके खुद का हाल। बस ये समझो कि ये आपके अस्तित्व के वजूद की लड़ाई है, उन सब महिलाओं की लड़ाई है जो आज भी अपने हकों को नहीं मांग पा रही हैं, नहीं लड़ पा रही हैं। आधी आबादी की जीत तभी होगी जब हम सब संगठित होकर एक दूसरे का हाथ थामे चल पड़े, हाथों में जलते मशाल लिए, एकता के साथ सुर में सुर मिलाकर।
बोलो कि बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे तुम्हारे सबके लिए। मैं स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं मानती। स्त्रियों को भी अपने आप को पुरुषों जैसा या पुरुषों से ज़्यादा स्वतंत्र मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वीरता पर केवल पुरुषों का ही सर्वाधिक नहीं है। दोस्तों, इन सब बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।